नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। और कैसे हो सब लोग, मौज काट रहे हो? भैया आज हम लोग आ गए हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9th वाला लेक्चर लेके, जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लगभग आखिरी टॉपिक है। क्या मजाक कर रहे हो भैया, आखिरी टॉपिक? अबे और क्या, आखिरी टॉपिक ही है। मतलब हम क्या क्या पढ़ चुके थे। देख, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। गॉस थ्योरम मैं सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसका जनरली कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को दोनों को मैंने साथ में पढ़ाया है, जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा दूसरा चैप्टर है, जो कि हमारे कैपेसिटर्स में आता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम पढ़ते हैं हमारा गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम में हम पढ़ेंगे क्या? मज़ेदार बात तो ये है कि अगर हम बात किसकी करें, गॉस, अरे कितना थ्योरम है, क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, पहले समझो मेरी बात कि आपने अभी तक कितने लॉ पढ़ लिए। आपने पहला क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़े थे किसके बारे में? क्या पढ़े थे? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ के बाद आपने क्या पढ़ा था? अरे बोलो बोलो बोलो। कूलम्स के बाद तुमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने कई अलग अलग बॉडीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पढ़ी थी, यही सब पढ़ा था ना। अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। अब हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, समझे? यहाँ पे भी हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी थोड़ा सा नए तरीके से डेवलप होगी। तो एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है बच्चों एरिया वेक्टर। सर यो क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर? सर आज तक हमने ये सुना था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सही सुना था, गलत नहीं सुना है तुमने, कोई गलत बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन आज आप बता रहे हो कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो होता क्या है कि सपोज करिए आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है? तो जनरली जब आप इस एरिया को कहीं पे रखेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी ना यार। हाँ, बात तो सही है, उसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो इस एरिया की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस एरिया को हम वेक्टर या उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर उस एरिया के अंदर डायरेक्शन की मतलब आ गया, अगर उसमें डायरेक्शन आ गया, तो वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपको क्या दे देगा? वेक्टर क्वांटिटी दे देगा। अरे देगा या नहीं देगा? पक्का ना? तो देखो लेते कैसे हैं कि भैया ये एक सरफेस है, तो एक इसका डायरेक्शन होगा इसके आउटवर्ड, एक इसका डायरेक्शन होगा इसका इनवर्ड। तो इसके दो फेसेस हैं, एक ये फेस एक ये फेस। तो इधर की तरफ वाला एरिया भी और इधर की तरफ वाला एरिया भी, तो दोनों इसके क्या कहलाएंगे? एरिया वेक्टर कहलाएंगे। तो बोर्ड में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, तो लिख लेते हैं। पहले डेफिनेशन वगैरह भी लिख लें, ओके? क्यों हिल जाता है यार? तो लिख लो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहता है आपसे? द डायरेक्शन ऑफ अ प्लानर एरिया वेक्टर is specified by the normal to the plane। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं। प्लेन सर, परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल का मतलब आप सब समझ रहे हो, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस कहते हैं। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। सपोज कर ये मैंने कोई प्लेन ले लिया, ठीक है? ये मैंने कोई एरिया ले लिया, ठीक है? अब इस एरिया के परपेंडिकुलर
मान लिया इस ये वाला एरिया होगा जो इधर आउटवर्ड डायरेक्शन देगा जैसे मैंने बताया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। इधर वाला एरिया भी अपने को क्या देगा, दैट इज ए कैप, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर से। तो एरिया वेक्टर जनरली क्या होगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप। इस पूरे को अपन क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे को कहेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक, और एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल और समझा दूं इसमें। अब इसको सर लेंगे कैसे, देखो मान लो हमारे पास एक कोई बॉडी है, आर्बिट्री बॉडी, ठीक, तो इस बॉडी का सपोज कर लेते हैं इतना छोटा सा हमने एरिया काट दिया, ये वाला, ठीक। तो इस छोटे से एरिया को जब हमने काट दिया तो इसका क्या करेंगे भाई, इसका मान ले पूरा सरफेस एस है, तो ये छोटकू एरिया कितना हो गया, ds हो गया ना। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे एन कैप। तो पूरा केस निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे, ds इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप। तो उस पूरे सरफेस के लिए आपको क्या मिल जाएगा, आपका एरिया वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर आप पढ़ा का ला रहे हो, देख भाई एरिया वेक्टर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना क्योंकि जो अगला टॉपिक हमारा गॉस थ्योरम आने वाला है वो टोटली डिपेंड ऑन एरिया वेक्टर। हाँ ऐसा है क्या है, लेकिन उससे पहले भी एक टॉपिक है गुरु। सर क्या टॉपिक है, उससे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या आ गया, फ्लक्स, अरे तो देख लो अपने स्क्रीन पे, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। सॉरी फ्लक्स क्या होता है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत मजेदार बात है भाई कि फ्लक्स क्या होता है। सुनो, अबे चाय पीते हो तुम लोग, हाँ भैया पीते ही हैं, चाय पीने में क्या दिक्कत है, मस्त रोज सुबह उठते हैं, बढ़िया बढ़िया मस्त गरम गरम चाय पीते हैं, मौज काटते हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जब चाय बनती है, चाय को बनते हुए तो सभी ने देखा होगा, जब चाय बनती है तो उस केस में तुमने देखा होगा कि मम्मी ना क्या करती हैं, पतीले से चाय को जब कप वगैरह में निकालती हैं तो चाय छन्नी का यूज़ करती हैं। हाँ करती हैं, है ना, करती है ना। तो जो जैसे ही चाय छन्नी का यूज़ किया जाता है और उस चाय छन्नी में चाय छन के आपके कप में आती है नहीं आती है, तो उसी तरह जब हम किसी इलेक्ट्रिक लाइन को, ध्यान से सुनना, किसी सरफेस एरिया से पार कराते हैं तो वो एरिया क्या कहला जाएगा, एरिया वेक्टर। हाँ क्या कहला जाएगा, एरिया वेक्टर। समझ गया समझ गया समझ गया। तो जैसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन को उस एरिया से पास करवाते हैं तो पास हो जाने वाली इलेक्ट्रिकल लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है, उस लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, सुनना मेरी बात। मान ले ये मेरा क्या है, कोई एरिया। अब इससे मैंने खूब सारी इलेक्ट्रिक लाइन पास कराई, ठीक है, यहां से मैंने क्या पास करा दिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन वहां इस तरह से पार होगा तो सारी इलेक्ट्रिकल लाइन फ्लक्स नहीं होंगी, वही इलेक्ट्रिकल लाइन को हम फ्लक्स मानेंगे जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही होगी। तो जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन निकल रही होगी उसको हम क्या मान लेंगे, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही है, खत्म, डेफिनेशन पे आ जाते हैं, पक्का। अरे वाह सर, मौज काट दी सर, बड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेते हो आप यार। हाँ कुछ बड़े बड़े टीचर के स्टूडेंट भी रहे हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे एनएम सर को, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, एनवी सर को, उनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो भाई कहाँ जाएगा, तो फटाफट लिख लो, बोर्ड्स में आपके पास अगर डेफिनेशन आता है लिखने को तो लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू अ गिवन एरिया, थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure गलत of the total number of electric line of force passing, देखो नॉर्मली कह लें चाहे परपेंडिकुलरली कह लें, दोनों का मतलब सेम है। पासिंग normally through that area, उस एरिया से वो लाइन जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल पास होगी उसको अपन क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सर मान गए आपकी बात, सर थोड़ा सा डिटेल में समझाओगे? सुनो, अब समझाने जा रहे हैं डिटेल में, बढ़िया से समझते चलना। मान लीजिए हमारा कोई एरिया है, ठीक। अब इस एरिया में से हमने किसको पास कराया? कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस को। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन इधर से पास हो रही है, ये देख भाई, ये देख, ये सब क्या हो रही है? इस एरिया से बेसिकली ये क्या है हमारा? कोई प्लेन का एरिया। ये क्या है हमारा? कोई प्लेन जिसका कि कुछ एरिया है, ठीक। और उस एरिया से हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन क्या कर रही है? पास कर रही है। क्या पास कर रही है? इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिकल लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना सर, ई से ही ना रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी और चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? सर देखो करेंगे तो ई से ही रिप्रेजेंट। अब देखिए समझते चले, कई सारा हमारा छोटा एरिया है, तो उस एरिया में से कई सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास हो रही है और इधर से निकल ली, इधर से जा रही, इधर से निकल ली, इधर से जा रही, इधर से निकल ली, इधर से जा रही, इधर से निकल ली। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी भी तो होगी जो परपेंडिकुलर जा रही होगी। हाँ सर मान लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर कोई इलेक्ट्रिक लाइन तो होगी जो जा रही होगी, पक्का। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर जा रही होगी, सरफेस से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बना रही होगी, उसी को कह देंगे फ्लक्स। अरे मतलब सही है ना? तो मान लो अगर इसी एरिया में से, इसी में से हमारा कोई भी एरिया हमने ले लिया, बहुत ध्यान समझना भाई। अरे पेन कहाँ गया? अरे मान ले ये लिया हमने हमारा एरिया, ये हमारा एरिया है ना बाबा, ये हमने एरिया लिया और इस एरिया में से हमारा ये वाली जो लाइन है एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर चली गई। तो जब ये हमारा स्ट्रेट परपेंडिकुलर चली गई तो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब क्या है? एरिया। मतलब एरिया को हम क्या कह सकते हैं? अगर इसका एरिया S मान लें, पूरा टोटल सरफेस S मान लें, तो ये हमारा कितना होगा? छोटा सा डेल्टा S, और इधर से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है E, पास हो रही है, तो ये डॉट चलते चलते किसके बराबर जाएगी? n कैप के बराबर, जहां की थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री। तो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया फाई से। इसको हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक बात और बढ़िया तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा वो डेल्टा फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा एस, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का
फॉर्मूला। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी कहते हैं, किसी किसी स्टैंडर्ड किताब में ये चीज है ई डॉट डी एस के नाम से भी है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कॉस थीटा का प्रोडक्ट है, मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो भैया यहाँ तक बातें सभी को समझ में आ गई, नहीं आ गई? कोई दिक्कत है तो बोलना पड़ेगा भाई, पक्का। आगे तो अब हम थोड़ी सी और इसमें डिटेल स्टडी कर लें। अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं हमारी लाइन को, तो एक छोटा सा लाइन कंसीडर करते हैं ऐसे, ठीक भाई, इधर से भी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही होगी। तो अगर हम इसको धीरे से अगर परपेंडिकुलर कंसीडर करें और ये एंगल हमारा थीटा हो, तो इधर इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ई कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, ये वाला क्या सेगमेंट होगा हमारा, ई कॉस थीटा ही ना होगा। दिस इज ये वाली साइड ई कॉस थीटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई जा रही है, ये वाला सेगमेंट ई कॉस थीटा, तब ये हमको मिल जाता है ई डी एस कॉस थीटा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको और इसमें डिटेल में बता दे रहा हूँ कि क्या है। पहली चीज, डेल्टा फाई ई का मतलब क्या है, दैट इज जिसको कि हम फ्लक्स कहते हैं, इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, दैट इज नॉर्मल कॉम्पोनेंट of electric field into surface area, okay। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू एस, मतलब क्या, डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। तो मिलेगा क्या, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जिसको कि हम कह देंगे कॉस थीटा। तो इसका मतलब हेंस प्रूफ कि यहाँ पे हम किसका कंपोनेंट करा रहे हैं, अरे किसका प्रोडक्ट करा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं भाई, लिख दें। तो ई डॉट डेल्टा एस। अब देखो सीधी सी बात, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन हमारा जो फ्लक्सवा होता है वो कैसा क्वांटिटी होगा रे, स्केलर का है। अरे सर डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट लग गया ना, अरे हाँ ना बोलो, फटाक से इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, एक एक करके छोट छोट बात लिख ले, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी बात। क्या कहती है भाई, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बस उठा के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, एसआई यूनिट हो जाएगी। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोला जाए भाई। नहीं सर यहाँ तक तो अभी तक फिलहाल कोनो समस्या आई नहीं, क्या पता आगे आ जाए। अबे आगे आएगी तो देखा जाएगा, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है। चले आगे, अब आते हैं हम किस पे, गॉस थ्योरम पे। अब देखो गॉस थ्योरम की जरूरत क्या है, गॉस थ्योरम क्यों। अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे वो सरफेस पे कर रहे थे, प्लेन सरफेस पे कर रहे थे, रिंग पे कर रहे थे, डिस्क पे कर रहे थे, स्फीयर पे कर रहे थे, हर जगह कर रहे थे। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चाहिए किसी क्लोज्ड लूप के अंदर, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है किसी क्लोज्ड लूप के लिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी क्लोज्ड लूप में, तब हम जिस चीज की बात करेंगे, जिस लॉ का यूज करेंगे, हम उस चीज के लिए गॉस लॉ का यूज करेंगे। हाँ आओ सर बता दो। अब मेरी बात पहले बहुत ध्यान सुनो, समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो ये लॉ है क्या, पहले एकदम फील करके मस्त समझ जाओ, उसके बाद समझाएंगे। सपोज करो हमारे पास फुटबॉल है, तो हमने क्या लिया, एक फुटबॉल लिया है, बास्केटबॉल लिया है, अंदर से खाली है, हवा भरा हुआ है, और उसके अंदर तुमने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब फुटबॉल के अंदर तुमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक।
तो वो चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा और इधर भी निकालेगा। जैसे ही वो अपने अंदर से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा तो ऑब्वियस ही बात है फुटबॉल के सरफेस को पार करके निकालेगा। और जैसे ही वो फुटबॉल के सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइन टच करेगी वो सरफेस उसके लिए एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो जितना वो फ्लक्स निकालेगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकालेगा इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म का मतलब या क्लोज लूप है तो पूरे के लिए इंटीग्रल फॉर्म लोगे ना, इसी को कहते हैं हमारा गॉस थ्योरम। तो पहले इसकी ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। मैंने 1-2 बार कई किताबों में सैंपल वगैरह में देखा है कि गॉस लॉ 5 नंबर में पूछ लिया। 1-2 बार मैंने देखा हुआ है, एक वो उसमें आती है ना अरिहंत की, उसमें मैंने देखा था कि 5 नंबर में गॉस लॉ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लो। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम state that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। ठीक, अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लें भैया। अरे सर बिल्कुल करिए, आपको किसने रोका है, आप ही की संपत्ति है। देखो तो है क्या, मान लीजिए ये हमारा कोनो गोला है, ठीक, और इसी गोले के बीच में हमने रख दिया कोई क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज अपना क्या निकालेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन एमिट करेगा। ले भाई, इधर भी कर रहा है, 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 इधर, इधर और इधर, ये हर तरफ से कर रहा है। एक बात ये मैं तुम्हें बता दूं कि जब इलेक्ट्रिक लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, जब इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम निगेटिव मानेंगे। तो इस बात का सभी लोग खासा ध्यान रखे रहिएगा भाई। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है हमारे सरफेस से, तो ये जो सरफेस होगा इसके लिए ये वाला, रुको मैं कहीं दूसरे कलर से कर दूं नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज आ जाओ, लाल वाला। तो ये जो सरफेस होगा ना इसको कहेंगे डीएस, मतलब कोई छोटा सा सरफेस डीएस से पास कर रहा है, और इस सरफेस को कहेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, और जिसकी वजह से फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो फ्लक्स कितना आएगा, कह रहा है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ। अगर आपसे सिर्फ 2 नंबर या बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे गॉस लॉ क्या होता है तो आप हमको क्या बताएंगे, बस इतना ही लिखेंगे। बट इसमें कुछ चीज़ें एकदम साफ तौर पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि भैया ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, और बीच में हमारा चार्ज क्यू है। समझे? तो बस इतना भी लिख देंगे तो आपको सीबीएसई बोर्ड में भगवान भी आके आपका नंबर नहीं काट सकता। 1 या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बस इतना लिखना। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पूछे, कहे कि भाई 3 नंबर में बता दो, 4 नंबर में बता दो,
तब आपको इसका प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि अब मैं जा रहा हूं आपको करवाने। चलो भाई आगे चलें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रूफ, तो देखो प्रूफ रूप में कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है। देखो प्रूफ का सिंपल सा फॉर्मूला है, उस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होगी ना। रेडियल इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी भाई, आउटवर्ड होगी, अंदर की तरफ तो ले नहीं रहे, सॉरी मैंने गलती से इनवर्ड बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आउटवर्ड डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू तो 0 होगी, तो भैया टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, बहुत आसान चीज है। फ्लक्स थ्रू एरिया ds कितना होगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस बराबर कितना आएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू बाई 1, तो ई डॉट कितना मिल गया आपको, डी एस, सर इतना ही मिल गया। तो टोटल के लिए मतलब इसी को इंटीग्रेट मार देंगे, अरे मार दो, टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट मारेंगे ना भाई। तो टोटल के लिए फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 0 से सरफेस एस तक डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एस तक, इसको इंटीग्रल कहते हैं भाई, बार बार ध्यान रखना, इसको इंटीग्रल कहते हैं जो गोलका वाले को बीच में। ई डॉट डी एस बराबर ई हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो डी एस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा भाई, ई मिल जाएगा। तो ई इंटू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं ना चचा, स्फीयर का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, किसका, सर्कल का, बस उठा के रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, बचा कितना, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे वाह सर, ये तो आ गया, दिस इज प्रूफ, रिजल्ट। बोलो, अरे सर, और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो ये आप, अगर आपसे 4 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में आप लोग ये लिखेंगे, ठीक, 1 और 2 नंबर में, अगर 2 नंबर में और आपसे पूछा तो आप ये लिखेंगे। समझे मेरे भाई और बहनों, हाँ या ना बोल दो। देखो आसान आसान है भाई, इसको भी आप किस में ही लिखेंगे, 2 मार्क्स में, ठीक। और जितने भी मेरे कॉम्पिटिटिव वाले लाल हैं, कंपटीशन देने वाले जो सिर्फ इसको देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये रिजल्ट ज़रूरी है, ये फॉर्मूला उनको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सवाल करते हैं सर, सवाल कब करवाओगे, देखो अब मैं जो वीडियो डालूंगा इसके बाद 2 लेक्चर और डालूंगा, 9 हो गया है, 10 और 11 उसमें करेंगे सिर्फ सवाल, हर टॉपिक पे टॉपिक वाइज सवाल वगैरह करते चलेंगे। चलो भाई, अगला जो हमारा हेडिंग आता है कि इस गॉस थ्योरम का क्या करते हैं एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड चार्ज वायर। देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, आसान तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई लॉन्ग थ्रेड है, इनफाइनाइट, दरवाजा बंद कर दो यार, ठीक है, जिसमें
प्लस क्यू 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 चार्ज हमने लगा दिया है, ठीक है। इस पूरे पे हमने क्या कर दिया है, प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब कह रहा है कि अगर ये मान लो इसके ऊपर चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, निकलेगी ना? नहीं। अगर ये है तो इसका दो साइड लेंगे, एक ये और एक ये, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो कितनी निकलेगी और फ्लक्स कितना काटेगा? देखो, तो ये अपने आसपास एक गोलनुमा माहौल बनाने का, सर्कल नहीं, इस तरह सिलेंडर टाइप का पूरा ऐसा माहौल जनरेट कर देगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर, इधर, इधर और इधर, हर तरफ ये क्या कर लेगा, एक माहौल डेवलप करेगा। तो जैसे ही वो माहौल डेवलप करेगा तो वो माहौलवा क्या होगा, ध्यान से समझना। वो माहौल मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, देख रहे हैं, मजा आ रहा है ये। तो जैसा ही करेगा तो हम इसको अलग अलग सरफेस का नाम दे देंगे भाई। पहला वाला सरफेस को नाम दे दिया S1, मान लीजिए इस सरफेस को नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2, इसको नाम दे दिया S3 और इस पूरे का लेंथ मान लेते हैं L। तो भाई एक बात बताओ सर, इसमें तो एरिया वेक्टर नहीं बनेगा? अरे बिल्कुल बनेगा। ये वाला छोटका सा जब तुम एरिया लेगा तो इससे, इस सरफेस से ds तुमने कंसीडर किया तो ऊपर की तरफ क्या और इधर की तरफ क्या मिले कि नहीं मिला, ds2 एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बह रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बह रही है और ds सरफेस से परपेंडिकुलर एंगल बना रहा। अब यहां से इसका हम एरिया वेक्टर ये ले लें तो भाई ds सरफेस भी इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, जिसको कि अपन क्या कह देंगे, ds1। और यहाँ पे भी वही सीन रहेगा कि ये छोटा सा हमने एरिया कंसीडर किया, इधर हमारे परपेंडिकुलर ds3 और इधर की तरफ अपना क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो बस इंटीग्रेट मारना है। क्या बात करो सर, और क्या ही करना है भाई, टोटल फ्लक्स। हमको क्या निकालना, टोटल फ्लक्स ही तो निकालना है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से कहाँ, s e डॉट ds cos थीटा, जो कि किस, यही लगाना है ना। लेकिन अब हमारे पास S1 S2 S3 है तो बस उठा के कर लो। तो पहले वाले के लिए इंटीग्रल 0 से S1 e डॉट ds1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 S2 e डॉट ds2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 S3 कितना, e डॉट ds3। अब सभी को जोड़ दो भैया, यहाँ देखिए एंगल 90 तो cos 90 0, ये क्या cos 90 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो बस यही वाला सेगमेंट लेंगे, बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा। तो इन सब में देखो e कॉमन है, बाहर कर लिया, तो e को बाहर करके इंटीग्रेशन सिर्फ ds1 वाला लेंगे ना, सिर्फ s1 वाला जो है, जो कि 0 में, जिसमें e डॉट ds मिलेगा। तो मिलेगा क्या, ds1 प्लस 0 अरे हाँ या ना सर, मिल गया। तो बस कर लो, E इज इनटू एरिया ऑफ कर्व सरफेस, तो कितना होगा, फ्लक्स E बराबर E इंटू 2 पाई R इंटू L। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए, और हम पे इस स्लॉट पे चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी, अरे लैम्डा वाली रहेगी, तो इस पे चार्जवा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। याद आया कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। हाँ सर याद आ गया, बस उसी को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो चार्ज
charge enclosed by the Gaussian surface क्या होगा, चार्ज कितना बहेगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो गॉस थ्योरम की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे यूजिंग गॉस लॉ, क्या कहता है, ई डॉट 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होगी अगर किसी स्ट्रेट चार्ज्ड वायर में, इनफाइनाइट वायर में हमको क्या निकालना है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फर्स्ट क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बोलो यस और नो, पक्का। चलो भाई आगे चलें, देख लो एकदम सही सटीक चीजें जा रही हैं। एरिया वेक्टर, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ, फिर उसके बाद क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, फिर उसके बाद रिजल्ट। अभी थोड़ा बहुत और निकाल देंगे। अब निकालते हैं काहे के लिए भाई, प्लेन शीट के लिए। सर प्लेन शीट का क्या मतलब है, देखो प्लेन शीट का मतलब क्या है, मैं तुमको बड़े मज़ेदार चीज़ें से समझाता हूँ। मान लो हई सीट है, दिस इज अवर प्लेन शीट, इस पे प्लस क्यू चार्ज लगा लिया। तो सर ये बताइए, ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा नहीं, ये तो सरफेस कहलाएगा ना। तो सिग्मा ले लेना यार, क्या दिक्कत है। जहाँ पे आप लैम्डा ले रहे हो ना, उसकी जगह सिग्मा रख दो, तो इस सरफेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, खत्म। तुम लोग का है इतना टेंशन ही आते हो यार। सर आप नहीं टेंशन ही आते थे क्या, अरे हम बहुत टेंशन ही आते थे, इसीलिए तो ज्ञान दे रहे हैं, मत टेंशन ही हो। टेंशन में जाओगे बहुत दिक्कत में आओगे। देख भाई, अब मान ले मेरा ये कोई सरफेस है और इस पर हमने प्लस क्यू हर तरफ से प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और जैसे ही हमने इस पे क्या किया, फुल्ली यूनिफॉर्मली चार्ज इस शीट पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अपन क्या ले लेंगे, इसका एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका एक ये वाला एरिया। इस एरिया में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी वो कितना होगा, दैट इज सिग्मा इंटू ए। तो होगा क्या, इसके परपेंडिकुलर इधर, ये इसके इधर परपेंडिकुलर किसी इस पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E, ठीक। और इसके इधर साइड भी सेम वही चीज होगा। मान लेते हैं हमारा कोई P डैश है, तो वहां से भी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E ही निकलेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, साधारण सा फॉर्मूला है भाई, फाई E बराबर क्या करेंगे, E इंटू ए प्लस E इंटू ए। तो 2E इंटू ए बस उठा के रख लीजिए। यहाँ पे चार्ज की Q की वैल्यू ले लेंगे सिग्मा इंटू ए, ये आप सभी को पता है। तो फ्लक्स E बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उठा के रख दीजिए। यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा के 2EA बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लीजिए। अरे वाह सर, मौज काट दिया अब तो। सर बहुत आसान था सर, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। एक बात ध्यान रखना इसमें, अगर हमारा सीट टोटल पॉजिटिव चार्ज रहेगा
तो सिग्मा हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस बनेगी, मतलब टूवर्ड्स की तरफ, बाहर की तरफ बनेगी, ठीक। और अगर निगेटिव रहेगा तो हमारा ये कब है, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहेगा, और जब निगेटिव होगा तो सिग्मा छोटा हो जाएगा 0 से, तो इनवर्ड बनेगा, ठीक। और ये बनेगा आउटवर्ड। समझ गए मुन्ना कि आया कि नहीं आया? सर आ गया, आगे चलिए। अरे हाँ ना बोल दीजिए भाई। अब देखो 2 पॉजिटिव चार्ज प्लेट की बात क्या करना है भाई। एक प्लेट के लिए कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 प्लेट के लिए कितना हो जाएगा भाई, दोनों को उठा के जोड़ दो यार, खत्म करो बाबा, ठीक। ये वाला आप सभी लोगों के लिए मैं होमवर्क बोल रहा हूं, ये आप सभी के लिए HW है, इसको आपको जोड़ देना। एक प्लेट का बता दिया, एक प्लेट 2, तो इसका और इसका दोनों को जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं सबसे काम की चीज पे, जिसको हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। अब शेल का मतलब क्या होता है, इसको समझ जाते हैं भाई बहुत आराम से। ये सर उड़ा नहीं रहे, अबे उड़ा नहीं रहे हैं, एकदम एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। सब है यार, लास्ट में सेल ही बचा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम भी यार पढ़े ही थे सब एकदम, इससे ज़्यादा हम भी नहीं पढ़े हैं। तुम साला पढ़वा कहाँ रहा है हमको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बोलो हाँ नहीं। चलो एक काम करते हैं, गॉस थ्योरम पे एक लेक्चर और बनाएंगे, और उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, ठीक। लास्ट टॉपिक ये वाला हम पता के, और इस पे हम अगले वाले सीरीज में गॉस के ही प्रॉब्लम लेके चले आएंगे, ठीक। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मौज काटिए, मस्ती करते रहिए, और सारे लेक्चर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब धीरे धीरे चैनल के ऊपर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स को लाता रहूँ, ठीक है। चल रहा है यार, थोड़ा सा ऑफलाइन वगैरह में भी परेशान है बाकी, और जितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर लेक्चर मेरा पढ़ाया ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो यार डिमांड करो और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ठीक है। भाई का भी भला हो थोड़ा, ठीक। चलो मस्ती करते रहो तब तक, ओके बाय।